हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे। ये जनरल में जैसे कि BSSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं या अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर जहाँ कहीं भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? ठीक है, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? तो कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? तो देखते हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सी प्राप्त है वो देखना है। धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, तो मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना मंत्रिपरिषद, तो ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में राज्यसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, ना कि लोकसभा को। तो 1, 2, 3 सही हो गया। लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, अनन्य शक्तियाँ हैं, तो 1, 2, 3 सही हो गया, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे समझ आएगा। धन विधेयक की प्रस्तुतिकरण एवं इसके निरस्तीकरण एवं संशोधन के संबंध में अनुच्छेद 109 तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में अनुच्छेद 75(3) लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से शक्तियां प्राप्त हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों के से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो 15वीं लोकसभा, उस समय करंट का क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, ये 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम हैं, तो ये गलत हो गया। अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, ये सही था। और राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं, ये भी सही है। और अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई, तो ये भी सही था। 2, 3 और 4 सही था। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 11% से अधिक है, उस समय जो 15वीं लोकसभा सदस्य थी। ठीक है, देखिए अब संसद से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, दूसरा पार्ट है संसद का। ठीक है, चलिए करते हैं। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 250, राज्यसभा में कितने? 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा में 250 मतलब 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। देखिए संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। ध्यान रखेंगे कि
संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान है। ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाता है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व। ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किसी राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की चौथी अनुसूची में कर दिया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें दी गई हैं वो निर्धारित है, चौथी अनुसूची में दी गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, कौन सही है चुनना है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, नहीं होता है, होता है, तो ये गलत हो गया। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होता है ना। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, नहीं, राष्ट्रपति भी तो होते हैं। संसद में कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो कोई भी सही नहीं है, तो कोई भी नहीं। सही कौन है? तो कोई भी नहीं, तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे अच्छे से समझ में आएगा। संघ राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, वहां बोल रहा था नहीं, इसलिए गलत हो गया था। दिल्ली के लिए 3, पुडुचेरी के लिए 1 राज्यसभा सीट है। निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निपटारा करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निपटारा करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में होता है, ना कि निर्वाचन आयोग के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार, अनुच्छेद 83 का खंड 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्य का
कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, क्यों? इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए अस्थाई सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी को भी अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा जो है अस्थाई सभा है, ठीक है, राज्यसभा अस्थाई सभा है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, हो जाएगा डी आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यही सही है, ठीक है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यही सही है, तो ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, ठीक है, तथा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेना सभापति होता है तथा महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संसद के दोनों सदनों में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है इनको, महान्यायवादी को, लेकिन मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं ये, मतलब कि मताधिकार प्राप्त नहीं है, महान्यायवादी को मत नहीं दे सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो राज्यसभा कैसे भंग होती है, राज्यसभा भंग होती है, नहीं भंग होती है, अस्थाई सदन है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा भंग होने का वो नहीं है क्योंकि अस्थाई सदन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि अस्थाई सदन है तो इसको भंग नहीं किया जा सकता, डी आंसर हो जाएगा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो किसी के द्वारा नहीं, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, तो 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है तो कितने सदस्यों को, तो राज्यसभा में 12 सदस्य को, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्य को, डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो थी नरगिस दत्त। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो थी नरगिस दत्त थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है, तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य
प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, यही राज्यसभा के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये अधिकार प्राप्त है राज्यसभा को। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नई अखिल भारतीय, देखिए, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन तभी किया जा सकता है जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में ऐसा किया जाना आवश्यक घोषित करे। यह राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन तभी किया जा सकता है जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में ऐसा किया जाना आवश्यक घोषित करे। यह राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सही नहीं है? तो राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कई बार अगर राज्यसभा अपनी उपस्थिति और मत देने 2/3 बहुमत द्वारा राज्यसभा ये राज्य सूची से संबंधित अगर अधिकार दे देती है संघ को बनाने के लिए, संसद को कानून बनाने के लिए, तो लोकसभा संसद भी कानून बनाती है। ठीक है, मतलब संघ भी, राज्य देखिए एक्सप्लेनेशन इससे पता चलेगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, परंतु राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। ठीक है, मतलब 2/3 से पारित कर देती है तो संघ जो है, ठीक है, संसद भी कानून बनाती है, न कि ये क्या बोलते हैं सिर्फ राज्यसभा। ध्यान रखेंगे इसको, संघ भी कानून बना सकती है। नेक्स्ट, मतलब कि ना केवल राज्य बना सकती है बल्कि संघ भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा ने धन विधेयक को सही कथन चुनना है। तो राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, तो ये सही है। सिर्फ सिफारिश करने की शक्ति है धन विधेयक से संबंधित राज्यसभा को। ठीक है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, सिर्फ सिफारिश करता है। ठीक है, तो नहीं है, तो ये सही हो गया। और दूसरा है, राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। तो राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, तो ये भी सही है। और राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय
विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, होती है, ठीक है, चर्चा हो सकती है, तो ये गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही, तो केवल 1 2 सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, केवल 1 2 सही, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे से समझ आएगा। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का प्रस्तुत विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 जो है राज्य सूची के विषय में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है। किसको? तो संसद को, ठीक है। राज्य सूची के विषय के संबंध में ही संसद कानून बना सकती है अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ही, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए जाते हैं? तो कौन से निम्नलिखित प्राधिकारी विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए जाते हैं? तो राज्यसभा को क्या प्रदान किए जाते हैं? संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ठीक है। यही राज्यसभा को प्रदान किया गया है। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिनमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? यदि सरकार राज्यसभा में
पराजित हो जाए तो क्या होता है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा। ठीक है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा, उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। तो चौथी अनुसूची को, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। ठीक है, देखिए चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है, चौथी अनुसूची में ही। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में है, भाषा 8वीं अनुसूची में, और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी प्रावधान 5वीं और 5वीं में है। और 6ठी में किस में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वाला जो राज्य है, 4 राज्य, उसकी अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान 6ठी अनुसूची में है। और ऐसे जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन वैसे 5वीं अनुसूची में है, और 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों, राज्य का जनजातीय से प्रशासन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ये पुराने क्वेश्चन हैं तो इसमें थोड़े चेंजेज आए होंगे। निम्नलिखित राज्यों युग्मों में से राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो इनमें से समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश राज्य सभा की 11 सीटें, तेलंगाना में 7 सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19, गुजरात में 11 और राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सीटों से संबंधित ही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेज आए हैं, उसको अलग से जब बुक पढ़ेंगे वो उसमें कर लिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेना अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति पदेना अध्यक्ष होता है। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेना अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेना सभापति होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेना सभापति होगा, अतः विकल्प सी सही है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाली निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 66(1) में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा का सदस्य उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, किस सभा का अध्यक्ष जो है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा का सदस्य अध्यक्ष जो होता है उसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेना अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, देखिए राज्यसभा का पदेना अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है
और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेना सभापति होता है। राज्यसभा का पदेना सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेना सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेना सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो किसका? तो राज्यसभा का, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन सभापति इसके होते हैं। ठीक है, पदेना सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के वर्तमान सभापति अभी कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है ना, उपराष्ट्रपति जो हैं भारत के अभी नहीं। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन नहीं है ना। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेना सभापति होता है। तद अनुसार राज्यसभा के वर्तमान सभापति ये पुराने ही हैं, अब राधाकृष्णन है ना, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कौन से सही उत्तर है वो चुनना है। तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए, सही है। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, पहले था लेकिन अब कहीं से भी पंजीकृत होना चाहिए और किसी भी राज्य में राज्यसभा से चुने जा सकते हैं। और राज्यसभा के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। तो ये सही है, 1 और 3 सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, दिए गए विकल्पों में विकल्प 2 गलत है। इसमें राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। अब 6 अप्रैल 2030 से पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य की मतदाता सूची में हो वहीं से चुनाव लड़ सकता था, परंतु 2003 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया, अर्थात अब राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब उसी राज्य की मतलब कि मतदाता सूची में होना अनिवार्य नहीं है। अब कहीं का भी निर्वाचन सूची में उसका नाम हो तो कहीं भी किसी राज्य से भी वो निर्वाचित हो सकते हैं राज्यसभा से। ठीक है, अब ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव के लिए राज्यसभा के सदस्य को जो चुने जाते हैं वो अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत की संसद राष्ट्रपति दोनों सदनों, ठीक है, भारत की जो संसद है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
ठीक है, जो व्यक्ति अगर राज्यसभा से चुने जाने हैं तो उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और अगर लोकसभा से चुने जाने हों तो न्यूनतम आयु 25 ईयर्स, 25 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा से चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा से चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो कितनी सदस्य संख्या है राज्यसभा की? निश्चित सदस्य संख्या तो 250 है, 250 है। देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे से समझ आएगा। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 है। इसमें राज्यों संघीय क्षेत्रों से 238 से अनधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें 229 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा और 4 संघीय क्षेत्रों, 3 दिल्ली, 1 पुदुचेरी से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, लोकसभा को ही अधिकार प्राप्त है। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है लोकसभा ही। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को ही अनन्य अधिकार प्राप्त है, तो ए आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 109(2) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उसमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, मंत्री जो है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वो लोकसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो राज्यसभा के विषय में क्या सही है, इसमें से ये चुनना है। तो यह भंग नहीं की जा सकती, यह भंग नहीं की जा सकती, सही है। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है, सही है, पहला सही हो गया। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं। इसका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन ये अस्थाई सदन है। राज्यसभा अगर देखा जाए तो अस्थाई सदन है, ठीक है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये सही है, पहला और तीसरा सही हो गया। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, नहीं 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, तो ये भी गलत हो गया, तो पहला और तीसरा सही हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर होगा,
पहला और तीसरा सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, संसद से संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे, तीसरा पार्ट है संसद का। ठीक है, संसद से संबंधित ही तीसरे पार्ट में है। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तो सही है, कर सकती है। और संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। संसद जो है भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो ए आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। अनुच्छेद 368 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त है। अतः कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या है, अतः ए उत्तर सही होगा। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो 6 महीने का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा लोकसभा इनमें से क्या सही है वो चुनना है। देखिए ये x अंकित स्थान पर, देखिए x अंकित स्थान पर निम्नांकित में से किसे रखना ठीक होगा। ठीक है, देखिए 200 राज्यसभा 250 से अनधिक सदस्य 12 नाम निर्देशित और 238 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, और लोकसभा में 552 से अनधिक, अब 550 से अनधिक होगा क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है। 552 से अनधिक सदस्य और 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा 20 संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। ठीक है, ये सी आंसर हो जाएगा। 20 से, ये संघ राज्य क्षेत्र से 20 से अनधिक प्रतिनिधि यहाँ पे आएगा एक्स के स्थान पे। ठीक है, और यहाँ ये अब हट गया है। 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उससे अब दो एंग्लो इंडियन जो होते थे उसको अब हटा दिया गया है। तो यहाँ 550 से अनधिक हो जाएगा, मतलब 585 सदस्य होते हैं अब
ठीक है, लोकसभा में। ध्यान रखेंगे इसको। 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 20 संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लोकसभा के यहाँ 500 कितना हो जाएगा, 550 से अनधिक सदस्यों में से 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि, 20 से अनधिक संघ राज्यों के प्रतिनिधि, अनुच्छेद 81, और 2 से अनधिक एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। अनुच्छेद 331 में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, जो कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा अब इसको समाप्त कर दिया गया है। तो टोटल अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या 550 रह गई है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सही है। और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों में मिलकर बनेगी। संसद जो है राष्ट्रपति और 2 सदनों में मिलकर बनेगी, 2 सदनों से मिलकर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के ही भाग हैं। तो ये भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो बी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है कथन। देखिए एक्सप्लेनेशन, बी आंसर हो गया। दोनों कथन संविधान में अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ध्यान रखेंगे। भारतीय संसद बनती है, कैसे बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ठीक है, ये संसद के भाग हैं कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये ध्यान रखेंगे, डी आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संसद के भाग कौन कौन है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान रखेंगे इसको, बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तो 1, 2 और 3, तो ए आंसर हो जाएगा। संसद, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। किससे मिलकर निर्मित होती है संसद? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो ए हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, उपराष्ट्रपति नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो कौन शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इनमें हो जाएगा राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, डी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति एवं दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, संसद का अनन्य भाग कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं। तो यही अनन्य भाग नहीं पूछ रहा है, तो उपराष्ट्रपति बी हो जाएगा, नहीं है। देखिए, भारत के संविधान के भाग 5 के अनुसार अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनेगी। अतः दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। देखिए, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को
सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिनों तक। ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा तो राज्यसभा का। ठीक है, सर्वप्रथम सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो सर्वप्रथम ऐसा किस में हुआ था? तो राज्यसभा का जो सदस्य था उसके खिलाफ हुआ था। ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, सर्वप्रथम नवंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बलजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 है। ठीक है, अनुच्छेद 105। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। सी आंसर होगा। देखिए संसदीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो किनको है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचनों में तो वो है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों। ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो वो है, एक मिनट देखते हैं, वो है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को अधिकार प्राप्त है। डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। ठीक है दोस्तों।
अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में, कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाया जा सके और भी सब्जेक्ट के, और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।